नमस्कार, आप देख रहे हैं पे न्यूज लोकतंत्र में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स की। हम बात करेंगे कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों की। ये वो वॉरियर्स हैं जो अपने परिवार की परवाह किए बिना कोरोना से जंग लड़ने में जुटे हुए हैं। पुलिस वाले रात दिन बिना किसी डर और भय के ड्यूटी बजाते रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर दूसरों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। लेकिन कुछ मानवता के दुश्मन कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हुए हैं और ऐसी कोशिशें भी करते हैं जिन्हें ना प्रशासन का डर है और ना ही कानून का भय है। वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, इसलिए कभी पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं तो कभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करते हैं, कभी सफाई कर्मियों पर भी कूड़ा फेंकते हैं। ऐसे मानवता के दुश्मन कोरोना का साथ दे रहे हैं, कोरोना को जिताने में लगे हुए हैं। और कुछ शरारती तत्वों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उसे कोरोना से प्यार है, उसे कोरोना से यारी है। पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती से काम करती है, उन पर कार्रवाई करती है। अमन और चैन के दुश्मन पत्थर और बोतल बरसाते हैं। स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव को अस्पताल ले जाते हैं तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। ऐसे लोग कोरोना की जंग में सरकार के साथ हो सकते हैं। समाज इन्हें कैसे माफ कर सकता है? आखिर ऐसे लोगों का क्या इलाज है? इन लोगों को कब तक सरकारें बर्दाश्त करती रहेंगी? लॉकडाउन ना पालन कराने गई पुलिस पर पत्थरबाजी आखिर क्यों हो रही है? और स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी पर हमले आखिर कब तक होते रहेंगे? जो जान बचाते हैं उन पर जानलेवा हमले आखिर क्यों हो रहे हैं? सवाल कई खड़े होते हैं और जिन पर फूल बरसने चाहिए उन पर पत्थर क्यों बरस रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे एक खास रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने वाली हैं। हावड़ा, रामपुर और सहारनपुर में इस तरह की गलती देश पर भारी पड़ने वाली है। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हावड़ा के टिकियापारा में पुलिस कर्मियों पर उस समय हमला किया गया जब वो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिले के एक रेड जोन में गए थे। भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लॉकडाउन का खुला उल्लंघन होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। एक और डरावनी तस्वीर उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिखी। दड़ियाल में जब पुलिस ने लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूम रहे 2 लोगों को रोका तो इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने तुरंत कार्रवाई कर मामले को शांत कराया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। कोरोना वॉरियर जो है हमारे स्वच्छता कर्मी, पुलिस कर्मी, राज्य सरकार के अन्य लोग, उनको लड़ने में या नामित अन्य कर्मियों को जो कोरोना की लड़ाई में शामिल हैं, उनको हर हाल में सुरक्षा मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार एक नया अध्यादेश ला रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि अध्यादेश तत्काल लाया जाए, जिससे कि महामारी एक्ट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दंड को और मजबूत करके लोगों को सुरक्षा और बेहतर दी जा सके और उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। 2 लोग मोटरसाइकिल पर निकले, जिन्हें जो आगे पुलिस पार्टी में 4 सदस्य थे उन्होंने रोका और ये बताया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। पीछे मजिस्ट्रेट साहब, थाना प्रभारी आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको स्पष्टीकरण दे के जाएंगे। लाइट मेरे पीछे लाओ। लेकिन इसी बीच कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया। और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, पीछे से पुलिस की पूरी टीम, मजिस्ट्रेट सब आ गए, तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया
और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। लॉकडाउन का माहौल उड़ाने की एक और खबर सहारनपुर में सामने आई। देवबंद इलाके में कुछ शरारती तत्वों ने सड़क के बीचों बीच आई लव यू कोरोना लिखकर नारेबाजी की। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, युवक फरार हो गए। कोरोना के कहर से दुनिया करा रही है। देश में भी कोरोना पैर पसार रहा है। ये वायरस किस कदर खतरनाक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके जिस तरह से कुछ लोग अब भी इसे बेहद हल्के में ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो न सिर्फ खुद की जिंदगी को बल्कि पूरे समाज और देश को खतरे में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आखिर क्यों स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं? ऐसे कोरोना वॉरियर्स जो हम सबको बचाने में जी जान जुटा देते हैं, जी जान लगा देते हैं, उन लोगों के साथ आखिर इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है? क्यों उन पर पत्थरबाजियां हो रही हैं? क्यों उनके साथ मारपीट हो रही है? इन सब सवालों का जवाब आज हम लोकतंत्र में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोकतंत्र में चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा डॉक्टर अंशुमान कुमार, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर सूर्यकांत हैं, पल्मोनरी डिपार्टमेंट KGMU लखनऊ से जुड़े हमारे साथ में। इसी के साथ सिद्धू ब्रोतो साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। LN राव साहब भी जुड़े हमारे साथ में, पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के। और इसी के साथ अजय कौल सर हमारे साथ जुड़े हैं, APN के एडिटर हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा डॉक्टर अंशुमन कुमार साहब के पास में। अंशुमन जी, जब डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह तक नहीं करते हैं, लेकिन उन सब के बाद में जब इस तरह की हरकतें होती, इस तरह की वारदात डॉक्टरों के ऊपर होती है, पत्थरबाजी की जाती है, मारपीट होती है, कैसा एहसास होता है? क्या आपके मन क्या कहता है जब इस तरह की हरकतें आप देखते, इस तरह की वारदातें सामने देखते हैं तब? ये इंटरव्यू करना डॉक्टर पिट रहा होता है, उसको कैसा लगता है? उसको वैसा ही लगता है जैसे किसी इंसान को पिटते हुए लगता है। कुछ खास इंटरव्यू का इसमें मसला नहीं है, लेकिन इसको मनोवैज्ञानिक स्तर से समझने की जरूरत है। क्या ये वारदात आज हुई है? डॉक्टर को आज पीटा गया है, डॉक्टर जमानत से पीटा है, मतलब कम से कम 5-7 सालों में तो डॉक्टर का पिटना कॉमन हो गया है। लेकिन उसमें ये बातचीत इसलिए नहीं हो रही थी, सरकार कर रही थी, मीडिया कर रही थी, क्योंकि उस समय महामारी नहीं थी। आज महामारी है तो आप डॉक्टरों को योद्धा बना दें, वॉरियर बना दें, कुछ भी बना दें। ये एक मानसिकता बन गई समाज में कि जो सॉफ्ट टारगेट है उसको पीट लो। अभी पुलिस को भी पीट रहे हैं, क्योंकि पुलिस जब कम पड़ती है और संख्या में भीड़ ज्यादा होती है, पुलिस को भी पीट दे रहे हैं। इसके पीछे अब जब समझेंगे तो एक टेम्पर बन चुका है कि कानून का उल्लंघन करना एक इस बात का द्योतक है कि हम कितने बड़े मजबूत हैं और किसी राजनीतिक पार्टी से हमारे ताल्लुकात हैं और हम सीट कर सकते हैं क्राइम से कैबिनेट के रास्ते पे। इसको खत्म करना होगा। जब कंट्री से खत्म होगा, ऑटोमेटिकली डॉक्टर को अपना काम करने दो, न हमारे ऊपर खून बरसाओ, न हमारे ऊपर पत्थर बरसाओ, और न योद्धा बनाओ और न हमें शैतान बनाओ। डॉक्टर अपना काम करेगा, आप अपना इलाज कराइए और आप अपने घर जाइए। ये जो स्थिति बनी है, भयावह स्थिति है, इसका अंदाजा लोगों को लग नहीं रहा है और ये किसी कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा। महामारी के समय हम हर कंट्री में बात कर रहे हैं, एक ही चीज अनकॉमन हमारे कंट्री में इस महामारी में आई, जो कहीं नहीं आई, डॉक्टरों की पिटाई, पुलिस की पिटाई, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी की पिटाई, मीडिया से भी होने लगी। हाल में मुझे पता चला, कुछ मीडिया के दोस्तों ने बताया। क्या करने जा रहा है ये? चलिए, डॉक्टर सूर्यकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, जब इस तरह की वारदातें डॉक्टरों के साथ में होती है, पुलिस वालों के साथ होती है, डॉक्टर ऐसे लोगों को जब जिस तरह से कोरोना की रिपोर्ट उनमें संक्रमण पाया जाता है या उनके लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन रखने के लिए लेकर जाती है, अपनी टीम लेकर जाती है, तब डॉक्टरों की टीम पर हमले हो जाते हैं। कई वारदातें ऐसी सामने आई है, मैं जिक्र करना चाहूँगा। अभी हाल ही पश्चिम बंगाल में हावड़ा में इस तरह की वारदात हुई थी, उसके पहले सूरत में हुई थी, मुरादाबाद में हुई थी, राजस्थान में हुई, बिहार में हुई, महाराष्ट्र के शोलापुर में हुई, हैदराबाद में, कर्नाटक में हुई, कर्नाटक में भी हुई। तो ऐसे में इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो अधिनियम बनाए हैं, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, वो काफी है? देखिए, मैं आपको बता दूं जी कि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे जी, तो उसके सिलेबस में बीमारी का इलाज हमको पढ़ाया गया। ठीक। लेकिन बड़ा गंभीर मसला है कि बदतमीजी का इलाज हमको पढ़ाया ही नहीं गया।
जी और ये बड़ी समस्या अचानक सामने आ गई। अचानक नहीं, धीरे धीरे तो कुछ सालों से आ रही थी जी, लेकिन अब तो इस समस्या का विस्फोट हो गया है। क्या करें हम? तैयारी, हमारी जो तैयारी है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो स्किल है और हमारा जो पूरा डिवोशन है वो बीमारी को इलाज करने का है। अब हमें मालूम नहीं था कि डॉक्टर बनने के बाद हमें बीमारी तो कम समस्या लगेगी और ये समाज की बदतमीजी ज्यादा समस्या लगेगी। जी, इन लोगों को हम क्या कहें? पढ़े लिखे जाहिल कहें, गंवार कहें, इनको अमानवीय कहें, क्योंकि मानव की परिभाषा में तो ये आते नहीं हैं। जी, तो मुझे शायद हिंदी शब्दकोश से नया शब्द निकालना पड़ेगा कि इनको हम मानव के अलावा क्या कहें। और दूसरा ये मेरा है कि हमारे जो डिफरेंट फोरम है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या दूसरी संस्थाएं हो, वो बहुत दिनों से ये मांग कर रही थी जी, और हमारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जी, और जज साहब को लगा कि नहीं, इनको विशेष सुरक्षा। हमें लगता वो जज साहब भी अपना निर्णय पढ़ ले पहले वाला। हमें लगता समय आ गया है उस निर्णय पे पुनर्विचार करने का, जी, कि उस पर पुनर्विचार करें कि जब जान बचाने वाले की जान ही सांसत में होगी तो वो क्या जान बचाएगा, वो क्या इलाज करेगा। जी, और कृपया अब जजों को भी ये सोचना चाहिए कि निर्णय देते समय वो इस समस्या को भी ध्यान में रखें। सरकार ने अभी एपिडेमिक एक्ट के तहत ये संशोधन किया है, जी, अर्थात इसका मतलब बहुत साफ है कि एपिडेमिक चला जाएगा तो ये संशोधन भी चला जाएगा। ठीक, आज कोरोना है तो कोई दूसरा रोना होगा, ठीक, कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल बाद कोई दूसरी समस्या नहीं होगी। सरकार से मेरा आग्रह है कि जो भी सरकारी कार्य में या चिकित्सीय कार्य में या किसी सेवा के कार्य में लगा है उसके लिए एक बहुत मजबूत आदेश लाए। मालूम देश कुछ ऐसे हैं कि अगर आप थूक दो तो आपको गोली मार दी जाती है। इस दुनिया में ऐसे भी देश हैं बिल्कुल कि अगर आप थूक दें तो गोली, सड़क पे थूक दें तो गोली मार जाती है, किसी को ऊपर थूक दें नहीं, जी, सड़क पे थूक दें तो गोली मार देने वाले भी कानून इस देश दुनिया में बने हुए हैं। जी, अगर आप अपनी हिस्ट्री छुपा लें तो आपको 100 करोड़ रुपए के फाइन हो सकते हैं, ऐसे भी नियम बने हैं। तो सरकार को सोचना होगा। तुलसीदास जी बहुत कह गए, 500 साल पहले लिख गए, भय बिन होय न प्रीत। तो थोड़ा भय तो दिखाना पड़ेगा। शासन किस बात की कमी है? शासन का मतलब है सुरक्षा को पूरी तरह से निर्धारित करना। तो शासन को अपना काम करना पड़ेगा। आप इतने दिन से देखते रहे कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, डॉक्टर पिट रहे हैं, सफाई कर्मी पिट रहे हैं, इन बेचारों की क्या गलती है? और तो और मीडिया कर्मी पिट रहे हैं, क्या गलती है? किसके लिए जा रहे हैं? कोई अपने काम के लिए घर से निकल रहे हैं? आप सबको तो घर में आराम करने के लिए कहा गया है, हम लोग तो घर पे निकल रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है। तो कृपया इसको सुरक्षित करने के लिए, ऐसे लोगों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कोई अलग से काम, ये छोटे मोटे पैच वर्क मत करिए। ये पैच वर्क है कि एपिडेमिक एक्ट में आपने संशोधन कर दिया, आगे क्या होगा कोई दूसरी समस्या आने पर? मजबूत काम बनाइए, मजबूत नियम बनाइए। ये आपको हमको छोटा मोटा अपीजमेंट देने की कोशिश मत करिए, पैच वर्क से इस समस्या का समाधान देने की कोशिश मत करिए। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, देश की सरकार हो, सब सरकारों से निवेदन है कि मजबूत ले आइए, मजबूत नियम लाइए। ठीक है, और दंड हमारे ऐसा साथ हो, पुलिस महकमे से, दंड ऐसा ठीक है हो जो श्रीकांत जी, तुरंत हमारे मिले। साथ पुलिस महकमे से जी। डॉक्टर एलन राव साहब जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। एलन राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर पुलिस कहां कमजोर पड़ जा रही है कि इन मानवता के दुश्मन लोग पुलिस पर हावी हो जाते हैं, डॉक्टरों पर हावी हो जाते हैं। पुलिस को तो समाज का रक्षक कहा जाता है, पुलिस के पास सारे हथियार हैं, सारी ताकतें हैं, लेकिन पुलिस इन पर अपनी ताकत क्यों नहीं दिखा पाती? क्यों ये पुलिस पर हावी हो जाते हैं? देखिए, इन हालात में पुलिस के पास बड़ी मुसीबतें भी हैं। साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इतनी सिचुएशन में पुलिस कानून को इम्प्लीमेंट करना पुलिस की ड्यूटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इस प्रकार से, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने अभी कहा है, बड़ी साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि डॉक्टरी की पढ़ाई में उन्होंने डॉक्टरी तो पढ़ी है, लेकिन इन जाहिर लोगों को कैसे इनको ठीक किया जाए या इनको किस प्रकार से बर्ताव किया जाए, यही बात पुलिस के साथ लागू होती है। पुलिस ने भी अपने प्रोफेशन में कानून व्यवस्था को लागू करना सीखा है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, ये एक मानवता के दुश्मन की बात मैं कह रहा हूँ। ये मानवता के दुश्मन है इस स्थिति में, जबकि हमारा पूरा देश इस कोरोना लड़ाई के साथ लड़ रहे हैं और इन लोगों को समझ नहीं आ रही है किस प्रकार से जो कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं उन पे ये अटैक कर रहे हैं, या जो पुलिस अफसर इसको इम्प्लीमेंट करने की जिनकी ड्यूटी है कि हम वो कानून को इम्प्लीमेंट करें, उसको करने की ड्यूटी है, उन लोगों के साथ ये झड़प करते हैं, पुलिस वालों के साथ झड़प करते हैं, या और कोई मेडिकल स्टाफ के साथ, नर्सिस के साथ में बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं।
तो मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग चाहते क्या है। क्या ये नहीं चाहते हैं कि जो काम जो कर रहे हैं डॉक्टर्स जो कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है, पुलिस ऑफिसर जो कर रहे हैं, वो इनकी मदद के लिए करें, इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग इतने समझदार नहीं है तो इनके जो लीडर्स हैं, जो इनके जो लीड करने वाले हैं, जो इस प्रकार से उनको उठाते हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही बात है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, कानून इसमें जैसे अभी ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। पुलिस के पास हथियार डेफिनेटली सरकार ने दे दिया इस ऑर्डिनेंस के तहत, कॉग्निटिव ऑफेंस कर दिया है डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करना, और इंजरी अगर हो गई है तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 5 साल की सजा है, जुर्माना भी उस पे है, और जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करते उस पर भी जुर्माना है। बस इस चीज का इफेक्ट तब आएगा जब ये लोग केस दर्ज होंगे, ये पकड़े जाएंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट में इनको ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद सजा होगी, तब इनको समझ में आएगा। अभी जब तक ये समझ रहे हैं कि हमारे देश का कानून इतना लचीला है और हम इससे विन ओवर कर जाएंगे, यही इनके दिमाग में बात है, जो कि इतना सख्त कानून आने के बाद भी ये सब लोग नहीं मान रहे हैं। चलिए, अपनी हमारे साथ गतिविधियां या एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है राव साहब, ठीक है राव साहब। हमारे साथ सिद्धू ब्रोतो भी जुड़े हुए हैं। सिद्धू जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसमें कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों का हाथ भी हो सकता है क्या कुछ लोग, कुछ दल ऐसे होते हैं जो इन्हें भड़काने का काम भी करते हैं, किसी संप्रदाय विशेष के लोग भी होते हैं जो इस तरह की काम करते हैं। अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, हम पश्चिम बंगाल में के हावड़ा में जो हमला हुआ है उसमें 2 पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आखिर कैसे हो गया पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही? देखिए, 2 बातें हैं जी। पहली बात तो है जो पश्चिम बंगाल में हुआ, और दूसरी बात है ये हमला। आपने बोला कि इसमें क्या कोई आदमी रहता है, कोई संप्रदाय रहता है। हाँ, हमेशा रहता है। कोई जो नॉर्मल सिटीजन है वो कभी हाथ में वो अस्त्र लेके रास्ते में नहीं निकल जाता है। उसके पीछे हमेशा कुछ न कुछ होता है जो उसको ये साहस देता है कि जाओ, जाके वो करो, तुमको कुछ नहीं होगा। और ये हमको, समाज को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों को देखना है कि ऐसा ना हो। जो पुलिसकर्मी है, जो डॉक्टर्स है, उसके ऊपर हम लोगों ने देखा है कि इंडिया के काफी राज्य में हम लोगों ने देखा है ये पहले हो चुका है। और रही बात जो कल हुआ था हम लोग की हावड़ा में, देखिए ये कल जो हावड़ा में हुआ बहुत ही खराब, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। अब पहले जब हम लोगों ने देखा था तो ये तो पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद 14 लोगों को गिरफ्तार किया, मगर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और जब पुलिस ने पूरा सिचुएशन को देखा और जितने इंफॉर्मेशन आते रहे तो कहानी कुछ और ही निकला। हम लोगों के पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का हम लोगों के पास स्क्रीनशॉट आया जहां पे हम लोग देखा गया कि कुछ आदमी बोल रहे कि हम लोगों ने पुलिस को मारा आज, और उन लोग खुद बोल रहे। और उसके बाद पुलिस ने वो सारे फोन नंबर्स को ट्रेस किया और उससे पूछा गया, और आज बीजेपी के युवा नेता राजू शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। उन लोगों ने खुद कहा कि हम लोग इसके साथ जुड़े थे। तो आप बताइए कि आज कोविड के टाइम में ये राजनीति, हमको ये बोलने अच्छा नहीं लग रहा है, बट यही कहानी है, ये क्यों हो रहा है? चलिए, एक बात कोशिश करेंगे जानने की। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह से देखेंगे आप इस तरह की घटनाओं को? ठीक है, ठीक है सिद्धू साहब, ठीक है। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, किस तरह से देखेंगे आप इस तरह की घटनाओं को, जब डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों पर इस तरह की वारदातें होती है, इस तरह की पत्थरबाजियां होती है? देखिए, डॉक्टर जो बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी डॉक्टरों पे हमला हो रहा है, वो होता रहा है कई बार। रीजंस में भी डिफरेंट, दिस टाइम रीजंस आर डिफरेंट। बट जब अटैक्स पुलिस पे, जिसका काम है लॉ एनफोर्समेंट करना, अगर जब पुलिस पे ही अटैक हो तो फिर तो ये अनार्की की सिचुएशन हो जाती है। दैट अगर ऐसे इंसिडेंट्स और बढ़ते रहे, आपने देखा कितने स्टेट्स में हुआ, रामपुर में भी आज हुआ, कल हावड़ा में हुआ, या कई जगह पहले भी हुआ, और इंदौर में हुआ पहले पुलिसकर्मियों पे। तो अगर जो प्रोटेक्शन करने के लिए है या लॉ एनफोर्स करने के लिए उन्हीं पे अटैक अगर होता है तो ये एनार्किक सिचुएशन हो जाती है जी। अब एनार्किक सिचुएशन अगर को रोकना है तो इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे जो उसको प्रोवोक करते हैं या एक्चुअली जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, उनके खिलाफ एक्शन, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन होनी चाहिए, जो दूसरों को एक एग्जाम्पल सेटिंग हो कि भाई ऐसा हम करेंगे तो हमको ऐसा होगा, कि हमको यहाँ पनिशमेंट मिलेगी।
ऐसा ना हो कि हम विल गो स्कॉट फ्री, जैसे बोलते हैं कि हम चलो हमने कर दिया, जो किंग पिन होता है वो तो भाग गया और एक दो छोटे मोटे कोई लोग पकड़े गए या 5-10 लोग पकड़े गए ऐसे, और जो मेन किंग पिन होता है वो तो आराम से बैठा होता है या कहीं भाग जाएगा, उसको कोई प्रोटेक्शन देगा, पुलिस पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलेगी या कोई और प्रोटेक्शन मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि जो लॉ का एनफोर्समेंट होता है इट वीकन्स। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, एनार्किक सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें पुलिस का, मैं इनफैक्ट राव साहब से ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस की एनफोर्समेंट में कमी कहाँ रहती है? क्या लॉ डजंट, आपके पास इतने पावर्स नहीं है कि पुलिस के पास की एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन ले, या जैसे अभी बताया गया कि पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है, तो पॉलिटिकल पैटर्नेज इसको हॉल्ट मतलब स्टॉप करती है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है? राव साहब सही सवाल पूछा है अभी कि पुलिस की एनफोर्समेंट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। मैं पुलिस का प्रोटोकॉल बता देता हूँ। जब इस प्रकार से अनरूली मोब अगर आ जाती है सामने, तो पुलिस को पहले वार्निंग देना चाहिए, और वार्निंग से भी अगर वो डिस्पर्स नहीं होती है तो उसके बाद पुलिस को माइल्ड लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, ये सारी चीजें रोड कंट्रोल को, ये इस प्रकार से रोजिए सिचुएशन है कि इतने लोग आकर पुलिस पे अटैक कर रहे हैं। तो एक प्रकार से एक तो कॉग्निटिव ऑफेंस हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट को ड्यूटी के दौरान बाधा पहुंचाना, उनसे अटैक करना, इससे कॉग्निटिव ऑफेंस ये सेपरेट बनेगा, सेपरेट कार्रवाई होगी। लेकिन साथ साथ इनके साथ ट्रीट करने के लिए जब ये आंसू गैस और गोली से पानी की बौछार से नहीं हटेंगे तो गोली चलाना एकमात्र हथियार बचता है। पहले गोली चलाकर स्केयर करना है, हवा में गोली चलानी है। उसके बाद अगर ये नहीं मानते, जैसे अभी कह रहे थे, शूट साइड का ऑर्डर अभी ऐसे सिचुएशन में करना पड़ सकता है सरकार को, और जब तक ये सख्ती से नहीं लागू किया जाएगा इस कानून को, किसी भी स्टेट में जहां भी हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ और यहाँ यूपी में हुआ, तो वहां पर यदि ये कानून को, क्योंकि पुलिस एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, कानून की व्यवस्था को लागू करना पुलिस को ये प्रिलिमिनरी ड्यूटी है। तो अगर पुलिस ये नहीं कर पाती है तो को ठीक से नहीं कर रही है, तो यहाँ पर अगर ये ऐसा लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार किसी भी स्टेज में, जैसा मैंने स्टेजिंग बताई है, उन स्टेजेस के बाद अगर पुलिस को गोली भी चलानी पड़े तो पुलिस को गोली चलानी चाहिए, और गोली चलाने के बाद जो होगा उनको लोगों को फिर पता चलेगा। राव साहब, प्रोटोकॉल तो है, वो प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश्ड है, वो फैक्ट है, बट इशू होता है एनफोर्समेंट का। जैसे हावड़ा में देखा गया, पुलिस वाले जो भी थे ओवर पावर हो गए या आउट नंबर हो गए और भाग गए। रामपुर में भी आज देखा गया कि आउट नंबर हो गए और भाग गए, और भीड़ से डर के भाग गए। तो ये इसको क्या सिचुएशन का कैसे देखा जाए फिर? देखिए मैं आपको बता दूं आपको, हावड़ा में सिचुएशन एक और है। वहाँ पर मेरे ख्याल से तो राज्य सरकार है वो भी पुलिस को ये ऐसा करने से सपोर्ट करती है कि आप थोड़ा सा माइल्ड हो जाइए, पब्लिक के लिए इतना ज्यादा सख्ती नहीं करिए। यहाँ पर जैसी सिचुएशन में अगर पुलिस के साथ में इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन हो जाती है तो पुलिस के पास सिवाय गोली चलाने के और कोई रास्ता बचता नहीं है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर एक दो आदमी गोली चलाने के बाद ये अगर घायल हो जाएंगे, उसके बाद देखना पुलिस कैसे भागती है। हमने ऐसे सिचुएशन पर ग्राउंड पर देखा है, जब इतनी भीड़ ऐसे होती है जो मानती नहीं है, हमारी कहने की बात नहीं मानती, कानून के हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलते हैं नहीं मानते, तो हमें गोली चलानी पड़ती है। और एक दो गोली चलने के बाद में पुलिस ऐसे तितर-बितर होती है कि आप देखते रहेंगे। आज हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गोली की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ऐसी भीड़ जब देखा तो वहाँ पे गोली चलाना एकमात्र बचता है, चाहे वो रामपुर हो चाहे राव साहब अभी हाल में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे इंदौर का हो, चाहे हावड़ा का हो या रामपुर का हो, या एक भी जगह गोली नहीं चली, पुलिस वाले भाग गए। तो मैं कहता हूँ आप ये गोली चला के देखे पुलिस एक बार, तो हाथ बंधे हैं क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं या क्यों नहीं बंधे हुए हैं? ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कुछ सिचुएशन ऐसी है कि बीमारी और बीमारी में समझते हैं कि ये लोग ये क्या कारण है, इस कारण का। और लोकल ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है, जो वहाँ का लोकल डीएम है या एसपी है, उनको भी यहाँ पे मौके की सिचुएशन को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ स्टेट्स में तो डीएम की ऑर्डर के बिना गोली नहीं चला सकते, तो इसलिए डीएम जो लोकल डीएम है उसको सोचना चाहिए अगर सिचुएशन ऐसी है गोली चलाने की है। और मैं समझता हूँ कि गोली चलाने की सिचुएशन आ गई है, पुलिस कोई पिटने के लिए नहीं जा रही है। जैसे पुलिस का अहम रोल यह है कि पुलिस लैंड
ऑर्डर को मेंटेन चलिए ठीक है राव साहब, समझेंगे आपसे। अंशुमन साहब भी लगातार बने हुए हैं। अंशुमन डॉक्टर हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं आप। किस तरह के जब हमले आपके ऊपर होते हैं तो ऐसे में क्या लगता है, जब क्या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाते हैं डॉक्टर की टीम आती है लेने के लिए, तब उन पर हमले होते हैं, या फिर कोई और वजह होती है इसके पीछे, या वो क्वारंटाइन में जाने से बचते हैं तो उसके लिए उसका विरोध करते हैं, फिर डॉक्टरों को उनका शिकार होना पड़ता है? जी, स्पेसिफिक अगर आप पूछेंगे क्वारंटीन में जो समस्या आ रही है डॉक्टरों के पे हमले की जी, उसके पीछे की वजह दूसरी है। उसके पीछे की वजह आपको समझना है, साइंटिफिक सेंटर की भारी कमी है। मतलब क्या है, क्वारंटीन एक डिफिकल्ट और बहुत ही हेवी वर्ड है, मेडिकल के लिए कॉमन है, पब्लिक को ये पता नहीं है। व्हाट्सएप ज्ञान फेक न्यूज के तहत लोगों में फैला दिया गया क्वारंटीन मतलब जेल पहले से ही। जी, इस चक्कर में लोगों के अंदर एक डर बना हुआ था। उसको ये बिल्कुल डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है पब्लिक के लिए कि पुलिस वाला है, डॉक्टर है, मुझे ले जाके जेल में डाल देगा। तो पहले तो ये अज्ञानतावश या जो भी फेक न्यूज के बेसिस पे इन्होंने किया, बाद में ट्रेंड सा बनता गया कि यहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ खाना नहीं है, टॉयलेट नहीं, इस तरह से सोशल मीडिया पर आपने देखा हुआ चल रहा है। इसके एवज में चाहते हैं किसी तरह से मैं बच जाऊं, ये चाहे डॉक्टर जो हो, एक पत्थर बरसा दो, इनसे बच जाओगे। ये स्पेसिफिक क्वारंटीन में ले जाने के डॉक्टर पे जो हमला हुआ उसके पीछे की वजह ये रही, या वो अपने परिवार को छुपाना चाहते हो या जो भी उसकी वजह हो, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनके अंदर एक डर बना हुआ है किसके कारण हुआ है। इन जनरल जो डॉक्टरों पे हमला हो रहा है, चाहे तो क्वारंटीन सेंटर पे, आइसोलेशन सेंटर पे, या ये जनरल डॉक्टरों या पुलिस वालों पे हमला हो रहा है, उसमें जब तक ये एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा लोगों में। राव साहब जैसा बता रहे थे, हमारे पास कानून है, सारे कानून हैं जिसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानून से पहले एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। कोई भी आपकी मदद के लिए अगर आया है, चाहे डॉक्टर हो चाहे पुलिस हो, तो उसके प्रति एक रेस्पेक्ट, आदर की भावना, ये हमारे कंट्री में कमी होते जा रही है, धीरे धीरे बहुत कमी हो रही है, और ये उसी का परिणाम। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी हुआ, हावड़ा में भी हुआ। जिस तरह से आपने कहा रिस्पेक्ट की कमी है, डॉक्टरों के प्रति जो व्यवहार है वो खराब होते जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक अफवाह जो होती है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है इन लोगों को भड़काने में, कि ये लोग हमें उठाने आए हैं, हमें कैद कर देंगे ले जाकर, 28 दिनों के लिए अंदर कर देंगे, उसके बाद हमें छोड़ेंगे, या फिर हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे कई तरह की अफवाहें, जो कई तरह की मानसिकताएं हैं लोगों की बन जाती हैं, तो इस तरह से वो डॉक्टरों पर हमला कर देते हैं। ठीक शायद ऐसा ही हावड़ा में भी हुआ था, कि जिस तरह से सुब्रतो साहब बता रहे थे कि सरकार की इसमें कोई वो नहीं है, सियासत ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की जो लोग होते हैं उनकी डॉक्टरों के प्रति मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। सुब्रतो साहब आपके पास आऊंगा। क्या मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जब पुलिस बचाने गई थी, पुलिस लोगों को जब मामला पूरा संभालने गई थी, तो उस पर पुलिस के ऊपर क्यों जनता हावी हो गई थी? क्या पुलिस के हाथ क्या ममता सरकार ने बांध रखे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में जब ये हमला हुआ? देखिए, पहली बात है कि कोरोना की जो टाइम है वहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और जो हालत है पूरा भारत या पूरा दुनिया में, वहाँ पे सभी जगह में आदमी भय में है, भीत में है, वो अभी ज्यादातर से घर से नहीं निकल रहा है। तो पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो तो नेचर के अलावा होगा ना, कि पुलिस जानता है कि आदमी लॉकडाउन को मान रहा है, अचानक से एक जगह में 200-300 आदमी निकल आएगा, ये कैलकुलेशन कोई भी पुलिस फोर्स नहीं कर सकता है। पुलिस का एक नॉर्मल जो उसका जो पेट्रोलिंग टीम है वो था। अब पहले हम लोगों को लगा था कि यहाँ पे कुछ लोकल आदमी ने ये सब किया, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तब पुलिस को देखा कि इसके पीछे तो बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोगों के पास ऐसे सारे पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे सारे इंफॉर्मेशन आए जहाँ पे वो प्री प्लान्ड था। ये कुछ ऐसा नहीं था कि एक नेचुरली हुआ, ये प्री प्लान्ड था। और सुब्रतो साहब, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान है, मतलब बीजेपी ने पुलिस को भेजा जनता पर हमला करने के लिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बीजेपी ने क्यों पुलिस को भेजा था जनता के हमला करने के लिए? वहाँ पे जो आदमी जो जिसने हमला किया, उसने खुद कहा कि हम लोगों ने, लड़के ने बहुत बड़ा काम किया, हम लोगों का लड़के ने पुलिस को मारा है। तो वे कौन लोग थे? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने कहा कि हमने आज हमला कर दिया, हमने आज बहुत अच्छा काम किया? कौन लोग थे? वैसे बहुत सारे मैसेजेस पुलिस के पास आया। पुलिस ने वो सारे नंबर को ट्रेस किया, और 14 आदमी अरेस्ट हुए, और एक बीजेपी का युवा नेता भी अरेस्ट हुए। 14 आदमी अरेस्ट हुए कब से? उस पूरा घटना के साथ। तो ये तो अगर प्री प्लान होता है तो पुलिस के तो ये इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा ना। पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है, जो पैटर्न है, नेचुरल जो सिस्टम जैसा चल रहा है उसके हिसाब से
अगर अचानक हम लोगों ने एक प्लान बना लिया कि यहाँ पे 500 लोग हम अचानक से निकल आएंगे, तो पुलिस को वैसा ही प्लान करना पड़ेगा। और कल रात पूरा इलाका पुलिस ने जाके पूरा टीम वो इलाका को पूरा सील कर दिया है और अभी वो सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल में है। बट शाम को कल वो इंसिडेंट हुआ था क्योंकि वो एक प्री प्लान इवेंट था, उसके साथ दूसरा इवेंट को जुड़ी है बस। मतलब सिद्धब्रोतो साहब, आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला था पूरा प्री प्लान था। एल.एन. राव साहब, ब्रोतो साहब बोल रहे हैं कि पूरा मामला प्री प्लान था, प्री प्लान करके पूरी तैयारी कर ली गई थी, पूरा एरिया सील कर दिया गया था, पुलिस ने मुआयना करा था पहले से ही, तो क्या ये प्री प्लान था? ऑलरेडी उसने बयान भी दिया है कि हम लोगों ने गलती किया है। राव साहब, ये ऐसा करना प्री प्लान था या नहीं था, वह जहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ भी लोकल पुलिस की जानकारी में होगा। अगर ये प्री प्लान था तो इससे बहुत इससे बुरी बात हो नहीं सकती, क्योंकि प्री प्लान अगर होगा तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको प्लान कर रही होगी, ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई एक लोकलाइज कोई एक ग्रुप इसको प्लान कर रहा होगा। अगर इसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको सीरियसली देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स और पुलिस और जो भी आप कोरोना वॉरियर्स के नाम से जिसको जानते हैं, वो सब लोग लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई अपने स्वार्थ के लिए या पुलिस को अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रही है। तो ये अगर सिचुएशन है कि कोई ये प्री प्लान अगर है, अगर ऐसी बात है, तो वहाँ की लोकल पुलिस को मालूम होगा ज्यादा, वहाँ के डीएम और एसपी को मालूम होगा। अगर ये प्री प्लान है और तो उसको उसकी जड़ तक जाना चाहिए, पता लीडरशिप कौन है, प्री प्लानिंग में कोई लीडरशिप होगी, उन लीडर्स को, ये तो जो नीचे काम करने वाले हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, ये तो आप समझिए मोहरे हैं। तो हमें उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इसको प्लानिंग कर रहे हैं, जो इसके पीछे जिनका मकसद क्या है, ये भी देखना चाहिए। और ये सब चीजें अगर हैं तो टॉप लेवल पे इनको हमें कार्रवाई करनी चाहिए, और उसमें चाहे वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है, मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है, जैसा कि लग रहा है जिसमें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपरेंटली इन पिक्चर से लग रहा है कि पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आप इसमें ज्यादा सख्ती ना करिए, और शायद इसी वजह से पुलिस अपना काम वहाँ से ठीक नहीं कर रही है। तो ये बहुत सीरियस बात है, इसको देखना चाहिए। ब्रोतो साहब, सबसे बेस्ट लॉकडाउन है ये, एक इन्वेस्टिगेशन में ऑल ओवर इंडिया का एक रिपोर्ट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो पुलिस काम कर रहा है उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अच्छा बोला है, यहाँ से अच्छा लॉकडाउन कहीं हुआ नहीं है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये एक सर्वे कह रहा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खबर किया इसके ऊपर। अब ये सब किया जा रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल की जो अच्छा काम है उसको ढांकने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उसको पुलिस फोर्स टैकल कर भी रहा है, जो कर रहा है। कोई भी यहाँ पे छूट नहीं मिलेगा किसी को। सिद्धब्रोतो, कोई भी आदमी किसी समझता है, कोई लीगल आदमी कोई नहीं समझेगा कि काम अच्छा कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट आ रही है बहुत अच्छा कर रही है, तो उनको अटैच क्यों किया जाए, उनको तारीफ करेंगे, उनको फूल मारा उन्हें सजाना चाहिए कि देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, अटैच क्यों किया जा रहा है उनके ऊपर। सिद्धब्रोतो, बोलिए। आई एम अजय, मैं अजय हूँ। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली आपने बोला है कि ये बीजेपी का प्री प्लान्ड अटैक था, हमारे पास बीजेपी वाला कोई है? बीजेपी का प्री प्लान नहीं कहा है, मैंने कहा है कि कुछ लोग, नहीं, आपने बोला कि बीजेपी का युवा नेता पकड़ा गया उसमें। बीजेपी का प्लान हो या वो खुद एक लड़का का प्लान है, वो मुझे पता नहीं है। ये पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मैं वो रिपोर्ट। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसको बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रहे हो कि नहीं? उसका युवा नेता अगर गिरफ्तार हुआ तो मैं उसमें तो मेरा कुछ कसूर नहीं है, वो तो रिपोर्ट कह रहा है कि उसका लोग गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, ठीक है, उसमें से कुछ आदमी ने एक्सेप्ट भी किया है कि वो लोगों ने गलती किया है। उसी को अगर मानते हुए, अगर हम उसको सही बात मानते हैं, हमारे पास बीजेपी का कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सो आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट। अगर बीजेपी का प्लान था, अगर ये बात सही मानते हैं कि बीजेपी युवा नेता हुआ, उनको क्या फायदा होगा इससे कराने से, आपको क्या लगता है? देखिए, ये फायदा तो ये तो पहले से ही हो रहा है ना, कि लास्ट 1 महीने से हम देख रहे हैं कि डेस्परेशन जो कहता है कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से वेस्ट बंगाल को एक खराब तरीके से दिखाने का डेस्परेशन। कुछ दिन पहले बीजेपी का जो फेसबुक पेज है उसमें एक वीडियो अपलोड किया गया था, जहां पे एक आदमी रोते हुए कह रहा है कि हमें खाना नहीं, यहाँ पे इतना भयंकर सिचुएशन है। उसके बाद जब उसको पूछा गया, उसने कहा कि हमें पैसे दिया गया था ये वीडियो बनाने के लिए, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे पैसे दिया गया था एक्टिंग करने के लिए, मैंने किया। उसके बाद कुछ दिन पहले बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा चला है कि यहाँ पे
जो खाना है वो चोरी कर रहा है तृणमूल कांग्रेस। फूड सप्लाई उसने चोर करके वो किया। जब वो लड़के जिसने वो पोस्टर पकड़ा था उसको जब पूछा गया था उसने कहा कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे कहा गया था अगर मैं ये पोस्टर लेके खड़ा हूँगा तो मुझे 5 किलो चावल मिलेगा, तो मैंने उसी लिए किया। अब ये चीजें तो हो रहा है ना, क्यों हो रहा है ये सारे? देखो एक चीज तो है, होना नहीं चाहिए। कोविड-19 का जो लड़ाई है हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, ये तो पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। ये तो सब लोग कहते हैं कि हमको अहमदाबाद का 2 साल पहले का एक वीडियो अहमदाबाद से लिया गया, उसको कहा गया कि वो कोलकाता में लॉकडाउन नहीं मान रहे, देखिए आदमी कैसे घूम रहा है। उसके बाद वो वीडियो हम लोगों ने जब तो देखा वो अहमदाबाद का 2 साल का पहले का वीडियो है। उसके बाद पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट किया। और ये सारे जितने भी घटना हो रहे, हर एक घटना जाके बीजेपी में खत्म हो रहा है। क्यों? कोई दूसरा पार्टी नहीं, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर एक घटना का एंड बीजेपी में जाके कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहा है कि हर यहाँ पे भयंकर सिचुएशन है। द ट्रूथ इज वेस्ट बंगाल की लॉकडाउन एंड उसका जो सिचुएशन है वन ऑफ द बेस्ट है कंट्री का। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट केस से पहले हम लोग का यहाँ पे लॉकडाउन चालू हुआ है और यहाँ पे आदमी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। 1 और 2 स्ट्रे केसेस हो सकता है, नहीं तो 99.9 केसेस में बहुत ही अच्छी तरीके से सब चल रहा है। मगर ऐसा मीडिया को यूज करके, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बीजेपी ऐसा एक पिक्चर प्रोड्यूस करना चाहता है थ्रू आउट द कंट्री एंड द वर्ल्ड कि यहाँ पे सब कुछ भयंकर है। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। चलिए देखिए, ये जो आपने बोला कि फेक वीडियोस बनाते हैं या मैनिपुलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वो हर जगह, ये तो मैंने से अक्रॉस द कंट्री। बट अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मगर गलती है कि हर जगह जो पॉलिटिकल फोर्स कर रहा है वो कॉमन है, कोई दूसरा पॉलिटिकल फोर्स नहीं कर रहा। सो आप जो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में लॉ एनफोर्समेंट बढ़िया हुआ है और वहाँ पे जो फिगर्स है वहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैला नहीं है, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूट करती है या वो इसीलिए उनकी टीम भेजी गई है टू एसेस दैट। लेकिन जब वो टीम भेजी जाती है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं यहाँ क्यों आए? नहीं, एकदम नहीं। फेडरल वो टीम, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, वो टीम कल या परसों भी आया था और उसने रिपोर्ट दिया कि नॉर्थ बंगाल गया था, रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया था। जस्ट गो एंड रीड द रिपोर्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टीम। प्रॉब्लम हुआ था जब पहली बार स्ट्रीम आए थे और उन लोगों ने बिना बताया आया था, तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए पहुंचा नहीं था, क्योंकि वो आधा घंटा पहले एक नोटिस देके आया था। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट का हर टीम रोज आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ कहीं जाना मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल प्रोटोकॉल के लिंक नहीं है, मेरा सवाल है कि हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों देखा जाए, ये मेरा सवाल है। क्योंकि हर चीज में पॉलिटिक्स किया जा रहा है। आप बताइए फेक वीडियोस छोड़ने का पीछे रीजन क्या हो सकता है? कोविड-19 फेक वीडियो से अच्छे तरीके से लड़ाई जा सकती है। चलिए वीडियो की बात छोड़िए, क्यों मैं पैसे दूंगा एक्टर को फेक वीडियोस बनाने के लिए? और ये वीडियोस कोई एक ऐसा आम आदमी ने रास्ते में नहीं बनाया, एक रूलिंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री ने बनाया। उसकी जो बीजेपी का जो बंगाल पेज है उसमें वो अपलोड किया गया था। बाबुल सुप्रियो, हम लोग का सोशल मिनिस्टर, उसने चलिए आशुतोष कुमार, डॉक्टर आशुतोष कुमार कुछ कहना चाहते हैं उस वीडियो में था। अंशुमन जी स्टेटमेंट दिया बाबुल सुप्रियो के अगेंस्ट। अंशुमन, डॉक्टर अंशुमन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सिद्धोदास से मेरा एक सवाल है जी। क्योंकि अब बात आ गई लॉकडाउन पे एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, इसका पालन नहीं करने पे। सिद्धोदास, 2 वीडियो मेरे पास आए थे, उसकी पुष्टि मैं करता हूं कि बंगाल से हावड़ा ब्रिज से नीचे एक फूल मार्केट है, उससे वीडियो आया था फर्स्ट लॉकडाउन में, और वो वीडियो बना के लाइव दिखाता हुआ रियल टाइम में लाइव फेसबुक से मुझे दिखाया था। वीडियो मेरे पास आया था, फर्स्ट लॉकडाउन में फूल मार्केट ओपन था और मुझसे सजेशन लिया गया, डॉक्टर क्या ये अलाउड है मेडिकल ग्राउंड पे? मैंने बिल्कुल उसका खंडन किया था, ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को पालन नहीं कर। दूसरा वीडियो आया था एक मछली मार्केट का, सेकेंड लॉकडाउन के 3rd या 4th डे में, जिसमें दिखाया गया था मछली मार्केट ओपन है। इस बात से हमें कष्ट क्यों होता है जी? ये ऐसी महामारी है कि अगर बंगाल फेल हो, बिहार फेल हो या दिल्ली फेल हो, इलाज के तौर पे पूरा कंट्री फेल होगा। ये राज्य वायरस नहीं देखेगा, ये देश वायरस नहीं देख रहा है। वायरस बिल्कुल देखेगा अगर हमें मौका मिला, मैं स्प्रेड होगा। उस समय क्यों आप लोग आगे नहीं आए? क्योंकि वो जो वीडियो मुझे दिखा रहा था किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता है,
वहीं का लोकल बंदा है, हावड़ा ब्रिज के पास उसका घर है। मैं इतने ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ, उसने लाइव मुझे दिखाया था। क्यों उसका पालन नहीं किया गया था फर्स्ट लॉकडाउन में? सेकेंड लॉकडाउन में फिश मार्केट का पालन नहीं किया गया था? संक्रमण तो आपको पता है कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है सारे दुकान खोलने का। आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है। हम लोगों का स्टेट से खत लिखा गया था कि आप क्लैरिफाई कीजिए आपका स्टैंड। आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था। आपको है ना कि सेकेंड लॉकडाउन में दुकानें क्यों खोला गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था सारे दुकानें कौन सी खुली थी? और हम लोगों का स्टेट ने खत लिखा था कि आप ये कह रहे हैं, आप क्लैरिफाई कीजिए, अगर दुकानें खोल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हम लोगों को तो कहा था। डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि फुल मार्केट, कंप्लीट मार्केट ओपन थी। सारे दुकानें खोलने का डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद क्लैरिफिकेशन लाया कि मार्केट्स में दुकानें नहीं खोलिए, नॉर्मल दुकानें खोलिए। पहले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। स्टेट गवर्नमेंट से उन लोगों के पास खत गया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया उसने। और यहाँ पे दुकानें अब मेरे पास बहुत कॉल आए, मैसेजेस आए, ये क्या डायरेक्टिव दिया आप बताइए जरा। दुकानें खोलने के लिए कहा, हम लोग खोल दे दुकानें। हमने कहा कि रुकिए जरा कुछ दिन, आपको पता चल जाएगा क्या बात। सिद्धब्रतो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिद्धब्रतो, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए। आई थिंक वट एवर जो मैंने डॉक्टर अंशुमन को सुना, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉकडाउन में, ये सेकंड लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो सेकंड लॉकडाउन का भी बात किया था। पहले फर्स्ट लॉकडाउन तो सुन लो ना आप। फर्स्ट लॉकडाउन में देखिए, पहली बात पहले लेट मी कंप्लीट प्लीज। वो कह रहे हैं फर्स्ट लॉकडाउन में उनको लाइव वीडियो दिखाया गया जिसमें सारी मार्केट, शॉप्स नहीं, पूरी मार्केट खोली गई। इफ आई अंडरस्टूड हिम करेक्टली। नहीं, उसने डॉक्टर अंशुमन यही कहा था आपने? मार्केट का कहा था उसने, स्पेसिफिक हावड़ा का एक मार्केट का कहा था। हाँ देखिए, पहली बात आपको समझना है, ये जो लॉकडाउन है ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे सब आदमी का उतना अवेयरनेस नहीं है। जब पहली लॉकडाउन घोषणा किया गया था उसके बाद कुछ 2-3 दिन हम लोगों ने देखा ना, दिल्ली में बहुत सारे आदमी खड़ा हुआ था, हम लोगों ने देखा, मुंबई में देखा, बहुत जगह देखा। ऐसी बात नहीं है, वेस्ट बंगाल का बात नहीं है। तो अवेयरनेस कम था, तो कहीं कहीं पे लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है, तो दुकानें खोल दिया था। तो तब उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफीयर किया, उसके बाद वो बंद हो गया। ऐसे नहीं है कि रोज ऐसा चल रहा था। वैसे अवेयरनेस का बात है, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये लॉकडाउन एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है जिसके बाद में कोई भी इंसान का क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आया। तो ये चीज 4-5 दिन, 1 हफ्ते के बाद समझ में आया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। आपने डॉक्टर अंशुमन आप कुछ कहेंगे इसमें? कि आपने लाइव सिर्फ हावड़ा में किया और आपने हावड़ा दिल्ली में नहीं किया, आपने यूपी में नहीं किया। यूपी में तो चीफ मिनिस्टर खुद बहुत लोगों को लेके जा रहा था। हमने तो ये भी देखा फर्स्ट लॉकडाउन में। आप मुझे ये बताइए, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लोगों को अयोध्या गए थे या नहीं? लॉकडाउन के बावजूद गए थे या नहीं? आपने उसका लाइव वीडियो नहीं देखा? आपने वो लाइव वीडियो नहीं देखा जहाँ पे यूपी ने कहा कि सारे आदमियों को हम लोग वापस लाएंगे, बसेस भेजे, नहीं भेजा गया था और हजारों में लोग खड़ा हुआ था। मेरी बात सुनिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं कर, मैं डॉक्टर के नाते एक संक्रमण रोकने के तरीके पे बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी अभी डिस्कशन बंगाल में हुए घटना पे हो रही है उस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे हिसाब से लॉकडाउन मतलब पूरा लॉकडाउन जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसमें जागरूकता नहीं थी लॉकडाउन की, ऐसा नहीं है। उसी वीडियो में मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जब डॉक्टरों की टीम मरीजों को लेने जाती है या उपचार करने के लिए जाती है या सर्वे करने के लिए जाती है घर घर, तब इस तरह की वारदातें जब हो जाती है तो ऐसे में आप क्या कुछ रणनीति चाहते हैं कि पुलिस इस तरह की रणनीति से काम करे या आप पुलिस आपको क्या कुछ सुरक्षा जो है वो मुहैया कराए? डॉक्टर साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या लॉकडाउन में पॉलिटिक्स होता है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन है वो नियम को एनफोर्समेंट करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, राज्य का प्रशासन हो, सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा मैं बताऊं, 30 जनवरी को भारत में कोविड-19 का पहला मरीज हुआ था और उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। तो पहली बात मैं बता दूं, सबको पता होना चाहिए, ये ग्लोबल इमरजेंसी चल रही है, भारत की इमरजेंसी नहीं है, ये दुनिया की इमरजेंसी चल रही है। नंबर 1 बात।
नंबर दूसरी बात, अभी कुछ लोग प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। मैं बताऊं, ये एपिडेमिक एक्ट 1897 से इंप्लीमेंट है। इस समय कोई प्रोटोकॉल वोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल तो हमारे पास भी मरीजों का होता है कि छोटा मरीज कम सिम्टम वाला है, उसको आउटडोर में दवा लिख दीजिए, ज्यादा सीरियस है तो भर्ती कर लीजिए। लेकिन मेरे पास सीधा गोली लगा हुआ आएगा तो हमें सीधा ओपीडी में ले जाना पड़ेगा। तो और एक अभी कुछ कह रहे थे कि साहब वो सेंट्रल की टीम आई, हाँ उनके पास वो इंफॉर्मेशन देके नहीं आए। अरे साहब, ये ग्लोबल इमरजेंसी चल रही है, एपिडेमिक एक्ट चल रहा है, इसमें आप एक कागज के टुकड़े की बात चल रहे हैं, आप परमिशन की बात कर रहे हैं। क्या परमिशन नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्या आप उन्हें घुसने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे? ये सब बेकार की बात है। मेरा राजनीतिज्ञों से एक ही अनुरोध है कि कृपया वायरस की गिनती करिए, वोटों की नहीं। अगर इस समय आपने वायरस की गिनती नहीं की, आप वोटों की गिनती करते रहे तो ये देश 20 साल पीछे चला जाएगा। हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। लॉकडाउन 3 तरह का होता है, 3 पार्ट होते हैं लॉकडाउन के। एक लॉकडाउन होता है, पहला स्टेप वो है कि आप होम लॉकडाउन। प्रधानमंत्री जी ने कहा है रेस्ट इन हाउस करिए। मैं डॉक्टर सूर्यकांत कहता हूं कि आप अपने को अरेस्ट इन हाउस समझिए, तभी ये लॉकडाउन पालू होगा। अगर आप अरेस्ट इन हाउस नहीं समझेंगे तो लॉकडाउन पालन नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 बात, दूसरा लॉकडाउन होता है वो होता है उस एरिया का लॉकडाउन जो हॉट स्पॉट है। अगर हॉट स्पॉट से कोई बाहर निकल रहा है, मतलब वो अपराधी है, अपराधी की जगह कहां है ये कानून को सुनिश्चित करनी चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। तीसरा लॉकडाउन होता है बाउंड्री, जो आपकी उत्तर देश की प्रदेश की बाउंड्री है या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, उसका लॉकडाउन होता है। तीनों लॉकडाउन का पूरी तरह से नियमों से पालन करना चाहिए। और अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी से लेके, सफाई कर्मी से लेके, मीडिया कर्मी से लेके, पुलिस कर्मी पर इसको रोकने में बाधक आता है, नियम बदल लीजिए, एपिडेमिक एक्ट में सुधार कर लीजिए। ऐसे अपराधी तत्वों की जगह जेल में है और वहीं जेल में उनको क्वारंटीन कराइए। इन लोगों को अच्छी क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं है। अभी हमारे कानपुर में 3 दिन पहले खबर आई थी, क्वारंटीन में लोगों ने ऐसे दाल चावल और खाने की सब्जी ली और हमारे स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर फेंक दी और कहा हमें दाल चावल नहीं, हमें बिरयानी चाहिए। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, ना हमें सिखाना गया है ऐसे लोगों का इलाज करना। इनको जेल में क्वारंटीन करवाइए, वही इनकी सही जगह है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर, सफाई कर्मियों पर इस तरह के हमले आखिर क्यों हो रहे हैं? और ऐसे में जवाब इस चर्चा में हमें ये मिला है कि क्वारंटाइन यानी लॉकडाउन का सही तरीके से पालन और जो एपिडेमिक एक्ट में जो बातें कही गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उन सभी का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी होगा, ताकि डॉक्टरों का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। और अगर किसी में संक्रमण पाया जाता है, किसी में लक्षण पाए जाते हैं, तो डॉक्टरों की टीम जब उन्हें लेने आती है तो उनका सहयोग करते हुए क्वारंटाइन हो जाएं और अपना उपचार करवाएं, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।